नमस्ते दोस्तों। देश नीति पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सत्तांतर हुआ है, जो नई सत्ता स्थापन हुई है शिंदे और फडणवीस सरकार की, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है। राजनीतिक विश्लेषक अभी भी उस वाकये पे, उस पूरी घटनाओं पे, जो 10-12 दिन में पूरा राजनीतिक ड्रामा हुआ, उन सब पे अभी भी लिखने में, उस हर मिस्ट्री को बाहर लाने में व्यस्त है, उस पे अपने अपने विचार रख रहे हैं। मैंने भी इस पे काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, जितनी मेरी समझ है। और आज मैं इस मामले में देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस उन पे बनाए हैं, और जब से खासकर ये महाराष्ट्र का सत्ता नाट्य जो चल रहा है, उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में इस समय ऐसी बात है कि हर कोई देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता है। जो पूरा वाकया हुआ है महाराष्ट्र में, एक तरीके से 10-12 दिन में महाराष्ट्र का पूरा चित्र ही बदल गया। 10-12 दिन पहले वहाँ पे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, उनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10-12 दिन बाद ये पूरा सत्ता का जो सत्ता की पूरी ये जो ये है एक दृश्य है, वो बदलने वाला है और दूसरी सत्ता यहाँ पे आने वाली है। और इसके पीछे, इस पूरे नाट्य के पीछे अगर कोई एक इंसान था जो इस पूरे नाटक को एक तरीके से चला रहा था, दिग्दर्शित कर रहा था, आप जो भी कहना चाहें, तो वो थे देवेंद्र फडणवीस जी। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस में थोड़ी थोड़ी हर मुद्दे पे बात की है और बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने ये पूरी एक सत्ता नाट्य का एक तरीके से पूरा रचा, ये सत्ता नाट्य, सत्ता बदलने का नाट्य, और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। अब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कह रहे हैं कि वो किस तरीके से सबसे बड़े चाणक्य हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, या एक तरीके से वो किस तरीके से बाजीगर है, उन्होंने किस तरीके से पूरी बाजी पलट दी। और उसके बाद ये सारा सत्ता नाट्य होने के बाद जब एक्चुअल में बारी आई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की, उस टाइम पे तो सबसे बड़ा ड्रामा ये हुआ कि जो सारी दुनिया सोच रही थी, पूरा महाराष्ट्र सोच रहा था कि बस अब थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे। तो उसी समय कुछ घंटे पहले ही एक देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद तो मतलब पूरी महाराष्ट्र की जनता, एक तरीके से कहे, पूरे इतने जो भी मीडिया वाले थे या पूरे जो राजनीतिक विश्लेषक या जो कोई भी उस समय देख रहा था ये सारी चीज़ों को, सबके सब सकते में आ गई कि ये हो क्या रहा है। मतलब किसी को अंदाज नहीं था कि ये एक तरीके से पूरा पासा ही पलट गया था। सत्ता तो आ चुकी, मतलब सत्ता आने वाली थी बीजेपी शिवसेना की, ये तो स्पष्ट दिख रहा था। और शिवसेना कौन सी, जो एकनाथ शिंदे वाला बागी गुट था, उनकी वो बीजेपी की मिलके सरकार बनने जा रही थी, ये स्पष्ट दिख रहा था। पर किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस जी कुछ ऐसा ऐलान कर देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ये ऐलान कर दिया, सबको चौंका दिया, और साथ में ये भी कहा कि मैं सत्ता से बाहर रहूँगा और इस सरकार को मैं मार्गदर्शक के तौर पे मार्गदर्शन करता रहूँगा। यहाँ तक भी ठीक है, सबको ऑलरेडी शॉक बैठ ही गया था, तो सब लोग अभी शॉक से उबर ही रहे थे कि फिर से थोड़ी देर बाद दूसरा झटका आया कि जो बीजेपी के जो ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, और भी जो ये है अमित शाह जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जो सेंटर में होम मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री भी है, उनके दोनों के ट्वीट आए। और गृह मंत्री ने तो खासकर ये कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मतलब इस सरकार में शामिल रहे, एक तरीके से वो उप मुख्यमंत्री पद ले ले। और जब उनकी तरफ से ये बात चली तो वरिष्ठ नेताओं का, अपने जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश मानते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार भी कर लिया।
अब आप ये बात सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस जी 2014 से लेके 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का उन्होंने कंप्लीट किया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सरकार चलाई थी। और उसके बाद 2019 में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार जैसे तैसे चली। अब फिर से जब उनके पास मौका था कि वो मुख्यमंत्री बन जाते, तब उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो सत्ता से बाहर रहने वाले थे, तो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से एक तरीके से जो पार्टी का आदेश है वो एक तरीके से सबसे सर्वोच्च माना जाता है भाजपा की जो कार्य प्रणाली है उसमें, माफ कीजिएगा। तो उस तरीके से उन्होंने उस आदेश को स्वीकार कर लिया और उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार भी कर लिया। अब उसके बाद सारी बातें साइड में रह गई और पूरा मीडिया लग गया देवेंद्र फडणवीस जी के इस बात के पीछे कि देखिए देखिए सेंटर की तरफ से एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, और सेंटर के मतलब जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी के, उसके सामने देवेंद्र फडणवीस जी को झुकना पड़ा, तमाम तरीके की बातें। मतलब उस टाइम पे पूरा मीडिया, मराठी मीडिया से लेके जो ये सारा एस्टेब्लिश्ड हिंदी मीडिया है, सब मीडिया में ये बात उस टाइम के लिए ये बात बिल्कुल पीछे पड़ गई कि देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या से क्या कर दिया था, महाराष्ट्र में पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया था। ये बात उनके लिए पूरी तरह पीछे रह गई। और वो कौन सी बात के पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं देखिए देखिए मतलब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करना पड़ रहा है, और सेंट्रल लीडरशिप है या बीजेपी की जो वरिष्ठ लीडरशिप है उसकी तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी पे कितना दबाव बनाया जा रहा है कि उनको झुकना ही पड़ा वगैरह वगैरह। और ये एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के पर कतरने का ही एक तरीके से मतलब पर कतरने की ही एक कोशिश है, या देवेंद्र फडणवीस जी का सेंट्रल लीडरशिप के साथ ज़्यादा जमता नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी जगह दिखा दी। तमाम तरीके की बातें। पर इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस जी, हाँ ये ज़रूर है कि जब शपथ विधि हो रहा था तब देवेंद्र फडणवीस जी जिस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उनके चेहरे पे नाराज़गी साफ दिख रही थी। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया कि मैं जिस संघ की पृष्ठभूमि से आता हूँ या मैं जिस पार्टी के लिए काम करता हूँ, उस पार्टी में पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, और मैं अपनी पार्टी का, और जिस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, जिस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया, जिस पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र का सर्वोच्च पद दिया, एक तरीके से उस पार्टी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, पार्टी के लिए ही मैं सब कुछ करूँगा। तो एक तरीके से उन्होंने इस बात को मान भी लिया और एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी एकनाथ शिंदे जी को दे दी, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मैटर पे बिल्कुल शांति से मैच्योरली एक्ट किया। जिस तरीके से मीडिया में बातें चल रही थी, जिस तरीके से मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही थी, उन सारी अटकलों को देवेंद्र फडणवीस जी ने एक झटके में मैच्योरली हैंडल किया। बातें तो अभी भी मीडिया में बहुत सारी चल के बाहर आ रही है, और शायद आने वाले 1-2 महीनों में ये सारी बातें चलती ही रहेंगी, सत्ता परिवर्तन को लेके भी चलती रहेंगी और देवेंद्र फडणवीस जी को लेके भी चलेगी। पर अभी के लिए बात यही है कि इस पूरे सत्ता परिवर्तन नाट्य में सबसे बड़े हीरो बनकर अगर कोई उभरे हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस जी ही है। उन्होंने किस तरीके से क्या क्या एग्जीक्यूशन किया इस प्लान का, मैं आगे के 1-2 वीडियोस में और भी बताऊंगी। आज का वीडियो बस इसीलिए किया था कि एक मुझे पृष्ठभूमि बतानी थी कि किस तरीके से मीडिया में जो मेन विषय है उसको थोड़ा सा दूर रख के मीडिया ने किस बात पे ज़्यादा फोकस किया। मीडिया को मतलब ये तो दिख ही रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है महाराष्ट्र में, और एकदम से शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत हो गई है जो पूरे शिवसेना के इतिहास में कभी नहीं हुई। उस बात को थोड़ा सा अलग रख के मीडिया
जब पता चला कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, तो मीडिया ने पूरा अपना फोकस जो है इस बात पे शिफ्ट किया, एक अलग बात पे, मतलब एक छोटी सी बात पे शिफ्ट किया और उस बात को ही इतना बड़ा चढ़ा के बताने लगे कि बाकी सारी बातें गौन हो जाएं। तो ये बात मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट लगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं ज़रूर और आप लोगों के भी ध्यान में ये बात ला दूं। शायद आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की हो कि मीडिया में तब से क्या क्या खबरें चल रही है या क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, जो आगे भी चलती रहेंगी। आगे भी मैं एक दो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, क्योंकि ये पूरे सत्ता परिवर्तन नाट्य में वो एक हीरो की तरह उभरे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने हाथ में जो बिल्कुल सामने दिख रहा था कि मुख्यमंत्री का पद उनके सामने था, जिसके लिए उन्होंने 2.5 साल वेट किया, जिसके लिए उन्होंने पूरी तरह अपनी सारी मतलब कोशिशें लगा दी, बिल्कुल संयमित तरीके से उन्होंने इन 2.5 सालों में कामकाज किया एक विरोधी पक्ष नेता के तौर पे। और सामने वाली सरकार जो सत्ता में थी उसकी एक एक गलतियों पे बराबर उन्होंने एक तरीके से उंगली रखी कि ये आपकी गलती है, और सत्ता पक्ष को एक तरीके से हैरान कर दिया था। उस देवेंद्र फडणवीस जी ने एक तरीके से इतना बड़ा त्याग क्यों किया? इसके पीछे हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो जो शायद अभी हमें नहीं दिख रहे हो, और आगे चल के शायद 1-2 साल बाद या आगे 2024 में जो लोकसभा और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उस वक्त भी हमें पता चले कि शायद ये देवेंद्र फडणवीस जी के लिए ही सेंट्रल लीडरशिप का कोई बड़ा प्लान था। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी में धक्का तंत्र बहुत चलता है, मतलब आपको एकदम से शॉक में ला देते हैं वो, कि आपको पता नहीं रहता है कि सामने लीडरशिप क्या आपके लिए निर्णय लेने जा रही है। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। आगे मैं 1-2 वीडियोस और बनाने वाली हूँ इसी क्रम में, जो देवेंद्र फडणवीस जी की पूरी 2.5 साल की एक विरोधी पक्ष नेता के तौर पे उनका कार्यकाल था, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें और क्या क्या काम किया और सत्ता पक्ष को किस तरीके से हैरान कर दिया था, इस बारे में भी मैं और 1-2 वीडियोस बनाऊंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आप सभी को शुभ रात्रि। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और गुड नाइट।